पता है आज का टॉपिक मेरे लिए चूज़ करना बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ है, जो हम सब करते हैं एंड अपनी लाइफ में रेगुलर बेसिस पे करते हैं और शायद इतनी नॉर्मल हो चुकी है ना ये चीज़, कि हमें पता भी नहीं चलता। कंपैरिज़न। कभी नोटिस किया है कंपैरिज़न करना कभी खत्म ही नहीं होता, बस उसका रीज़न बदलता रहता है। बचपन में घर के काम करने से लेकर स्कूल में मार्क्स, कॉलेज में आने के बाद नौकरी, किसी की जॉब, किसी की रिलेशनशिप, किसी की लाइफ, हर चीज़ में कंपैरिज़न हम स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ऑनेस्टली कंपैरिज़न स्टार्ट कहाँ से हुआ ये भी याद नहीं रहता। और पता है बहुत टाइम तक मुझे ऐसा लगता रहा कि कंपैरिज़न तो दूसरे लोग करते हैं, जैसे कि पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स। लेकिन एक दिन रियलाइज़ हुआ कि सबसे ज़्यादा कंपैरिज़न तो मैं खुद को दूसरों के साथ कर लेती हूँ। और कंपैरिज़न का सबसे डेंजरस पार्ट ये नहीं है कि लोग आपको कंपेयर करते हैं। सबसे डेंजरस पार्ट तब आता है जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हो। और जब मैंने ये रियलाइज़ किया, तो मैंने मुड़कर देखना स्टार्ट किया पीछे अपनी लाइफ़ में और हर एक-एक स्टेयर्स पे जो मैं आज तक चढ़ते आई हूँ। एंड फिर मैंने रियलाइज़ किया कि कंपैरिज़न की स्टोरी तो मेरे खुद के घर से स्टार्ट हुई थी। एंड मुझे आज भी याद है कि जब मैं छोटी थी, तो घर का कोई भी काम अगर मैं करती थी और वो ठीक से नहीं होता था, तो एक लाइन तो ऑलमोस्ट फिक्स्ड ही होती थी कि देखो वो कितने अच्छे से करते हैं, फलाने बच्चा क्या कैसे कर रहा है, फलानी आंटी का जो बच्चा है वो कैसे अपने घर का काम करता है, ये करता है, वो करता है। या फिर ऑलमोस्ट एपिक लाइन तो ये थी, आई थिंक आप सबने सुनी होगी कि अ, मैं जब तुम्हारी एज की थी तो मैं क्या करते थे, या पापा से कभी सुने होगे कि हम हमारे टाइम में हमारे ज़माने में हम क्या करते थे। तो ये सब चीज़ें स्टार्टिंग से ही कहीं न कहीं सुनने को मिली हैं। सबको सुनने को मिली होंगी ये सारी लाइन्स, क्योंकि ये बहुत कॉमन है हमारे ऊपर वाली जनरेशन का ये सब लाइन्स कहना। एंड और फ़नी बात ये है कि उस वक़्त मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मुझे कंपेयर किया जा रहा है किसी और से। एंड मुझे बुरा तो बहुत लगता था। लेकिन मुझे लगता था कि शायद मैं ही कहीं न कहीं इनफ नहीं हूँ चीज़ों को हैंडल करने के लिए, या कोई काम कंप्लीट करने के लिए मैं इनफ नहीं हूँ। तो आई यूज्ड टू क्वेश्चन माय सेल्फ। शायद उन्होंने भी यही सुना होगा अपने पेरेंट्स से, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसे बोला, या मेरे घर पे ये चीज़ें स्टार्ट हुई क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको ये चीज़ बोला होगा। और फिर स्कूल आया, स्कूल में अब मार्क्स के लिए कंपैरिज़न स्टार्ट हो गया, लाइक रीज़न चेंज हो गया, बट सवाल वहीं का वहीं कि कंपैरिज़न तो अभी भी हो रहा है। लेकिन रिजल्ट वाले दिन एक अलग सी अजीब-सी फीलिंग आती थी अंदर। डर लगता था या फिर एंग्ज़ियसनेस, मुझे नहीं पता उसे मैं क्या बोलूँगी आज के टाइम में। बट उस दिन सब अपने-अपने मार्क्स देखते थे एंड यू नो व्हाट, उसके बाद क्या करते थे, हम एक-दूसरे के मार्क्स देखना स्टार्ट करते थे एंड उसके बाद दिमाग अपना काम खुद करना स्टार्ट स्टार्ट कर देता था। आपको कुछ नहीं करना है, आप दूसरों के मार्क्स देखो एंड फिर यहाँ पे अपने आप चीज़ें स्टार्ट हो जाएँगी। उसके मुझसे ज़्यादा आ गए, मुझ में क्या कमी है? क्या मैंने पढ़ाई नहीं की? काश मैंने थोड़ी और पढ़ाई कर ली होती तो शायद मेरे उससे ज़्यादा आगे होते। फलाना-ढिमकाना आता ही रहता था उस टाइम पे। एंड और फिर धीरे-धीरे मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई और समझ में आई कि कंपैरिज़न सिर्फ़ बाहर से नहीं आता। एक टाइम के बाद ना वो कंपैरिज़न अंदर शिफ्ट हो जाता है एंड फिर वो आवाज़ अंदर से निकलती है कि मे बी यू आर नॉट इनफ। लाइक आप खुद की वैल्यू नापना स्टार्ट कर देते हो अपने ही दिमाग में। एंड यहाँ मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर रही, ना मैं अपने माँ-बाप को ब्लेम कर रही हूँ, ना मैं खुद को ब्लेम कर रही हूँ, क्योंकि एक ये भी एक लाइफ प्रोसेस है एंड डिफरेंट लोग डिफरेंटली कंपैरिज़न को परसीव करते हैं। किसी के लिए पॉजिटिव तो किसी के लिए नेगेटिव, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट एज़ आई सेड कि मैं पहले तो बच्ची ही थी ना, तो अभी आज इस टाइम पे मैं अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट उस टाइम पे शायद मैं करती थी एंड मैं काफ़ी करती थी। तो लगता था कि उन्होंने कंपेयर किया ही क्यों? व्हाट इफ आई डिड द सेम थिंग? अगर मैं उनको दूसरों के पेरेंट्स से कंपेयर करूँ तो फिर? बट फिर लगता था कि यार जो चीज़ मेरे साथ हो रही है, व्हाई शुड आई डू इट विद एनीवन एल्स? तो हमने पता नहीं, मैंने तो नहीं बोला, बट मेरी बहन वगैरह उन्होंने बोला भी एंड उनका रिप्लाई हमेशा ऐसे आया कि तो जाओ वहीं रह लो। तो व्हिच इज़ फनी एट दिस टाइम, बट एट दैट टाइम उस टाइम लगता था कि हम अनहर्ड, लाइक अनहर्ड फील होता था कि यार हमारी बातें तो कोई सुन ही नहीं रहा है, बट हम पता नहीं उन्हें भी उस चीज़ का बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा, बट अगर वो बोलते थे तो हमें बुरा लगता था एंड हमने कभी नहीं बोला कि उन्हीं को अपना बच्चा बना लो। मैंने तो नहीं बोला एटलीस्ट। तो एनीवेज़, तो अब जब बड़े हुए तो ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने भी वो चीज़ अपने माँ-बाप से सुनी हो, सीखी हो एंड देन वो हमारे ऊपर अप्लाई की गई हो।
तो उनको ब्लेम करने का तो कोई रीज़न ही नहीं बैठता। हालाँकि उन्हें वो चेन ब्रेक करनी चाहिए थी, बट सब लोग नहीं सोच पाते ये सब चीज़ें। स्पेशली जो लोग सेल्फ अवेयर नहीं हैं, जिनके पास जिस चीज़ की कमी होती है, वो वही चीज़ की तलाश करता है। तो क्या पता उन्हें ये लगा हो कि ये एक मोटिवेशन का तरीका है, तो हम अपने बच्चों को इस चीज़ से मोटिवेट कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली जैसे मैंने पहले बोला, वैसे ही कुछ लोगों के लिए कंपैरिज़न एक मोटिवेशन होता भी है। पर पता है प्रॉब्लम कब आती है? जब हम ये सोचते हैं कि सारे इंसान एक ही तरीके से रिएक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, जो कि ट्रू नहीं है। सब इंसान अपनी-अपनी चीज़ों को लेके अलग रिएक्ट करते हैं। कोई कंपैरिज़न सुनकर और मोटिवेट हो जाता है और मेहनत करने लगता है, और कोई कंपैरिज़न सुनकर बिल्कुल ही चुप हो जाता है। दोनों वीक थोड़ी होते हैं, दोनों अलग होते हैं। बस ये अगर समझ आता उस टाइम पे, तो शायद ये चीज़ वहीं पे रुक जाती। लेकिन मेरे साथ जो सबसे डेंजरस चीज़ थी ना, वो ये नहीं थी कि लोग मुझे कंपेयर करते थे, मैं खुद को कंपेयर करती थी। सबसे डेंजरस चीज़ कुछ और ही थी, और उसके बाद कंपैरिज़न को देखने का मेरा नज़रिया बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो लाइक कॉलेज में आने के बाद ना मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की, एंड इट वाज़ वियर्ड फॉर मी, कि हम सब एक ही क्लास में बैठे हुए हैं, सब एक जगह पर एक समय बैठे हुए हैं, सबके सामने प्रेज़ेंट सबका सेम चल रहा है। लेकिन हर इंसान का ध्यान अलग-अलग जगह पर होता है। कोई लेक्चर सुन रहा होता है, तो कोई प्लेसमेंट के बारे में सोच रहा होता है, कोई जॉब के बारे में सोच रहा होता है, एंड वहीं कुछ मेरे जैसे लोगों का ध्यान उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर मैं शायद थोड़ी-सी कम हूँ, जहाँ पर मैं इनफ नहीं हूँ, एंड ये मेरी ओवरथिंकिंग स्टार्ट करता है, एंड मैं अपने आप को फिर दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट कर देती हूँ। कभी किसी के मार्क्स, कभी किसी का कम्युनिकेशन स्किल्स, कभी किसी का कॉन्फिडेंस। और पता है सबसे अजीब क्या चीज़ थी? कि मैं उनकी पूरी लाइफ़ नहीं देख रही थी कि वो कैसे आए हैं, क्या किया है, क्या कुछ भी नहीं। टोटल जर्नी तो मैं कभी देख ही नहीं रही थी। मैं एक पर्टिकुलर क्वालिटी देख रही थी उनकी, जो मुझे लग रहा था कि हाँ भाई, ये तो सबसे अच्छी चीज़ है उसकी, एंड शी इज़ सो हैप्पी विद इट। एंड उसी से मैं अपनी पूरी वैल्यू मेज़र कर ले रही थी कि हाँ भाई, मेरे अंदर तो इस चीज़ की कमी है, एंड आई एम नॉट इनफ। हम किसी इंसान की एक क्वालिटी देखते हैं, एक स्ट्रेंथ देखते हैं, एंड उस बेसिस पर हम अपनी पूरी पर्सनैलिटी को जज कर लेते हैं। एंड उस दिन मैंने ये चीज़ नोटिस की, अपने दिमाग में ऑब्ज़र्व की कि मेरे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? एंड मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये ना ऑटोमैटिकली वही चीज़ ढूँढता है जो आपके पास नहीं है। मतलब सिंकनेस ढूँढता है वो एक तरह से। अगर किसी के 95 मार्क्स आए हैं तो अपने 88 पे ध्यान जाने लगता है कि यार मेरे तो कम है। अगर कोई बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, तो अपनी ऑकवर्डनेस याद आ जाती है कि मैं कितनी नर्वस हो जाती हूँ स्टेज पे जाते, ऐसा होता है, वैसा होता है। एंड ऐसा लगता है ना जैसे कि दिमाग बोल रहा हो ना कि आओ शिवांगी, पता करते हैं कि तुम किस-किस चीज़ में कम हो, तुम किस-किस चीज़ में पीछे हो। एंड फिर मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि अगर मेरा दिमाग हमेशा मेरी कमियाँ ही गिनता रहेगा और कमियाँ ही दिखाता रहेगा, तो क्या मैं कभी अपनी लाइफ़ में, जो बहुत अच्छी भी क्यों ना हो, क्या मैं कभी खुश रह पाऊँगी अपनी इस लाइफ़ से? और अगर दिमाग की अगर एक हैबिट लग गई है ना कि वो कमी ही ढूँढेगा, तो कितनी भी अचीवमेंट्स ना लाइफ़ में इनफ ही नहीं लगेंगी। लगेगा आप हमेशा पीछे ही हो। एंड शायद सबसे बड़ी रियलाइज़ेशन मेरी वही थी कि प्रॉब्लम लोग नहीं थे, प्रॉब्लम किसी और की बढ़िया लाइफ़ नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी नज़र की ही थी, जो हमेशा उसी जगह जाके रुकती थी जहाँ मैं कम होती थी। ये कभी उस तरफ तो गई ही नहीं जहाँ पे मैं बेटर हूँ या मैंने कुछ अचीव किया हो तो उस पे ध्यान गया, और नहीं, हमेशा कम चीज़ पे ध्यान दिया। एंड ऑनेस्टली ये रियलाइज़ करना थोड़ा-सा पेनफुल तो होता है, थोड़ा-सा, क्योंकि इसके बाद आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हो। आपको अपने आप में ही झाँकना पड़ेगा, व्हिच इज़ वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना सब समझने के बाद, इतना इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद मुझे आज कोई इनसिक्योरिटी फ़ील नहीं होती है। होती है, बहुत होती है, एंड कभी-कभी अनकंट्रोलेबल भी होती है। बस लेकिन मेरी एक आदत बदल गई है, जिसने मेरी लाइफ़ में थोड़ा-सा डिफरेंस क्रिएट किया है, एंड आई होप आगे चलते-चलते और बेटर होंगी चीज़ें मेरे लिए। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, एंड मैंने खुद से सवाल पूछा कि मैं किस रेस में भाग रही हूँ? तो उस वक़्त मुझे भगवद गीता का एक श्लोक याद आया, श्रेयन् स्वधर्मो विगुणः पराधर्मत् स्वनुष्ठितत्। गीता चैप्टर 3 35th श्लोक। तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि चाहे अपना रास्ता कितना भी इम्परफेक्ट हो, उसमें कितने भी कांटे हो, उसमें कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी रुकावटें हों, पर फिर भी वो किसी और का परफेक्ट रास्ता जीने से बेहतर ही है। और फिर मुझे लगा कि शायद मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरा रास्ता गड़बड़ है या मेरे रास्ते में कोई प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं रुक-रुक के दूसरों के रास्तों को देख रही हूँ कि भाई कौन कहाँ पहुँचा, कौन कहाँ नहीं पहुँचा, कौन क्या कर रहा है। अपना ध्यान देने से पहले मैं दूसरों के ऊपर ध्यान दे रही हूँ। एंड पता है, मुझे लगता है इस बात ने मेरी बहुत हेल्प की है, क्योंकि कभी-कभी हम किसी की पूरी लाइफ नहीं जीना चाहते हैं। वो एक पर्टिकुलर हैप्पी मोमेंट जो है ना उनका, वो फ़ील करना चाहते हैं, क्योंकि वो शायद हमारी लाइफ में नहीं आया।
तो हमारे लिए वो न्यू फीलिंग है, तो हम वो चीज़ फ़ील करना चाहते हैं। तो जैसे कॉन्फिडेंस देखकर कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, सक्सेस देख के सिक्योरिटी, पॉपुलैरिटी देख के। तो कभी-कभी हमें सिर्फ बिलॉन्गिंगनेस चाहिए रहती है कि हम बस फ़ील कर सकें वो चीज़, जो फ़ीलिंग वो सामने वाला फ़ील कर रहा है। बट ऑफ़ कोर्स हूँ तो मैं इंसान ही। अब जब मुझे ये चीज़ें समझ आ भी गई, तब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने दूसरों को देखना बंद कर दिया। मैं तब भी दूसरों को देखती हूँ, आज तक देखती हूँ। बट बस उन लोगों को देखकर मैंने जज करना थोड़ा-सा बंद कर दिया है। अपने आप को भी थोड़ा-सा साँस लेने का मौका दिया है कि ठीक है, हो जाएगा, लाइफ है, सबकी लाइफ अलग-अलग है। ये चीज़ समझने में थोड़ा टाइम लगता है एंड स्टिल आई एम लर्निंग इट। एंड ऑनेस्टली ये चीज़ एक्सेप्ट करना ऐसे चुटकी में ओवरनाइट तो नहीं ही होता है। टाइम लगता है, धीरे-धीरे, लेकिन होता ज़रूर है, चेंज आता ज़रूर है। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और आप किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ में अपने आप को कम फ़ील करते हो, इनफ फ़ील नहीं कर पाते हो, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप ऐसा फ़ील ही मत करो, क्योंकि ये ऑन ऑफ बटन थोड़ी है यार कि ऑन किया तो फ़ील होने लगा, ऑफ किया तो फ़ील नहीं होता। नहीं, बस अगली बार जब आपका दिमाग किसी और की तरफ देख कर बोले कि देखो यार, वो कितना सही है, कि देखो यार उसके पास ये है, तो एक बार अपनी तरफ देखना और अपने ऊपर झाँकना कि आपके पास क्या है? क्या पता आपके पास कुछ ऐसा हो जो किसी के पास भी नहीं है एंड जो आपने कभी नोटिस ही नहीं किया हो कि आपके पास है। तो इफ समवन आस्क्स मी टुडे कि व्हाई डू वी कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर्स, तो मैं शायद सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हम दूसरों से इसलिए नहीं उलझते हैं क्योंकि वो हमसे बेटर है। हम इसलिए उलझते हैं क्योंकि अभी तक हमें अपनी जगह, अपनी वैल्यू समझ ही नहीं आई है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब तक हम लोग अपनी जगह दूसरों की लाइफ में ढूँढते रहेंगे, दूसरों की लाइफ में झाँकते रहेंगे, तब तक उसका जवाब मिलना तो मुश्किल ही है। क्योंकि अपनी लाइफ का जवाब दूसरों की लाइफ में मिल ही नहीं सकता यार, वो सिर्फ हमें अपनी ही लाइफ में मिलेगा। तो शायद कंपैरिज़न शायद इसलिए कभी खत्म ही नहीं होता क्योंकि हम गलत सवाल गलत जगह पूछने जाते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए नहीं, ऑफ कोर्स मेरे साथ बैठने के लिए, जो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।